स्टार्टअप की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली होती है। इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और सडनली एक गूगली आएगी जिसको आप खेल नहीं पाओगे। मैं स्नैपडील में गया था एक प्रोग्रामिंग की इंटरव्यू देने, जहाँ मैं रिजेक्ट हो गया। और 2014 में मैं जोमेटो में गया था इंटरव्यू देने सेल्स की, वहाँ पे भी मैं रिजेक्ट हो गया। 2021 में स्नैपडील के फाउंडर्स ने ही हमें फंडिंग दी इंटरव्यू के लिए, और 2024 में दीपिंदर गोयल जो कि जोमेटो के फाउंडर है, उन्होंने 5 करोड़ ऑफर किया। 20,000 रुपए और एक सेकंड हैंड लैपटॉप से शुरू किया हुआ बिजनेस आज 123 करोड़ पे वैल्यूड है। पहले 2 स्टार्टअप्स में फेल होने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं दोबारा एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा और शार्क टैंक जैसे बड़े मंच पे पहुंचूंगा और इंटरव्यू को इतनी ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। सत श्री अकाल, मैं राहुल, लुधियाना पंजाब तो, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इंटरव्यू के फाउंडर की तरह। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे मदर एक हाउसवाइफ है, फादर बिजनेसमैन है, सिस्टर सीए है। तो ऐसी फैमिली से एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार तू या तो इंजीनियरिंग कर ले, या एमबीए कर ले, या डॉक्टर बन जा, और उसके बाद तो तेरा लाइफ सेट है, क्योंकि माँ बाप को आपको करियर में सेटल होते देखना होता है। और इंडिया में यही 2-3 ऑप्शन है जो जिसके बाद आप एक्चुअली लाइफ फिगर आउट करते हो आपको करना क्या है। तो मैं भी घुस गया इंजीनियरिंग में, पता ही नहीं था करना क्या है। 3rd ईयर तक जाते जाते मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार अगर मुझे प्रोफेशनली कुछ करना है, मैं एक्चुअली किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता, विच मीन्स मुझे खुद का ही कुछ शुरू करना था। मेरे फादर एक्चुअली में एक बिजनेसमैन है जो कि होजरी का बिजनेस चलाते हैं, और मैं एक लेगेसी बिजनेस करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। नो ऑफेंस टू जो लोग लेगेसी बिजनेस कर रहे हैं, लोगों ने बहुत बढ़िया बिजनेसेस बनाए हैं इंडिया में, लेकिन मेरी खुद का जो इंटरेस्ट था वो ये था कि मैं कुछ टेक में करूं, क्योंकि टेक की स्केलेबिलिटी मैं देख पा रहा था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब छोटी मोटी चीजें अपने आसपास देख रहा था। कंप्यूटर साइंस से कैसे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं और सॉफ्टवेयर कैसे स्केल हो सकते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि टेक एंटरप्रेन्योर बनना है, बट कैसे बनेगी ये मुझे पता नहीं था। ऊपर से मैंने ले ली थी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। 4th ईयर तक जाते जाते कोडिंग तो आती नहीं थी। एक कंपनी स्टार्ट करी कॉलेज में, उसका टेक, क्योंकि कोडिंग नहीं आती थी तो उसका टेक किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। अब उसका टेक जब किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया तो वो कंपनी पे डिपेंडेंट हो गया मेरा बैकबोन, और वो एक आउटसोर्स कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही थी मुझे, और मेरे पास कस्टमर आ रहे थे, बट जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो ही बगी था, और वो बगी होने की वजह से मुझे पहली कंपनी शट डाउन करनी पड़ी। बहुत बड़ा रिस्क उठाया था मैंने। 6 महीने तक जब वो कंपनी शट डाउन होगी, मैं एक इतने स्पाइरल डाउन फेज से निकला हूं जहां पे ऑलमोस्ट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, और मैं बहुत ही मेरे साथ बहुत ही लो मोमेंट्स भी आए। तो एकदम से डाउनफॉल आ गया जब मेरा पहला स्टार्टअप बंद हुआ। पहला स्टार्टअप बंद होने की वजह से एक जो चीज आपने 1 साल तक जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, दिन रात जाके काम किया है, वो बंद होना कैसा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा। बट लर्निंग्स भी बहुत सारी मिली। वो लर्निंग्स को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। मैंने सोचा यार अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में करनी है ना, तो मुझे कोडिंग खुद सीखनी पड़ेगी, वरना कोई भी लोग मुझे बेवकूफ बना के चले जाएंगे। और एक्चुअली अगर मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे बनाऊंगा या उसको स्केल कैसे करूंगा ग्लोबली। तो मैंने फैसला किया कि मैं कोडिंग सीखूंगा, और पूरी डिग्री खत्म होने के बाद ये मैंने डिसाइड किया, और मैंने पूरी कंप्यूटर साइंस बैठ के पढ़ी। मुझे 6 महीने लगे, बहुत मेहनत करी मैंने, और पूरी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले एक जॉब ली, बिकॉज मुझे अपना लाइवलीहुड सिक्योर करना था। वो जॉब में मैंने 1 साल एज अ कोडर काम किया। उसके बाद उस जॉब में जो टेक्निकल लीड थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला मुझे सेल्स में जाना है, और उन्होंने बोला तू पागल हो गया, सेल्स क्या करेगा, तू प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का करियर बेटर होता है। मैंने बोला नहीं, मुझे सेल्स में जाना है, क्योंकि मुझे आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे मुझे 6-7 साल लगे, बट मुझे सीखना है सेल्स होती कैसे। और उन्होंने मुझे अपने एक कलीग के साथ इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मेरी सेल्स की इंटरव्यू ली, किसी तरह मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर ली, और 6 महीने तक मैंने सेल्स में काम किया। 6 महीने सेल्स सीखने के बाद मैं आगे बढ़ा अपने करियर में, और उसके बाद मैं दोबारा प्रोग्रामिंग में शिफ्ट हो गया। बट मुझे आइडिया लग गया सेल्स होता क्या है। बाय द वे, जब मैंने वो सेल्स वाला जॉब किया था ना, मुझे कभी आइडिया भी नहीं था कि मुझे लोग आज रॉकेट सिंह के नाम से बुलाएंगे। आज जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था या फिर कहीं से भी निकलता हूँ, लोग रॉकेट सिंह के नाम से मुझे बुलाने लगते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सरियल सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। उसके बाद 6-7 साल मैंने प्रोग्रामिंग करी, स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है वो सीखा। और उसके बाद मैं डॉयश टेलीकॉम की नाम की एक कंपनी में काम करता था। बहुत सारे इंजीनियर्स हायर कर रहे थे वो लोग। वहां पे मैंने 3000 से भी ज्यादा टेक्निकल इंटरव्यूज लिए, और टेक्निकल इंटरव्यूज लेते लेते मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरव्यूज लेने में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है। तो वहां पे जन्म हुआ इंटरव्यू का। बट इतना आसान नहीं था। मेरी एक बहुत हाई पेइंग जॉब थी।
मैं 20 से भी ज्यादा लोगों की टीम को लीड कर रहा था, करते करते 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम हो गई थी। मेरी ऑफिस में रिस्पेक्ट थी, जॉब बहुत हाई पेइंग थी, मेरा खुद का लाइफस्टाइल उस जॉब पे डिपेंडेंट होने लगा। बट मुझे ये याद था कि 7 साल पहले जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब चीजों से। तो मैंने ये प्लंज लिया कि मैं वो जॉब छोड़ देता हूं और फुल टाइम एक फाउंडर बन जाता हूं। बट बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे लोग थे, और आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे यार मत कर, सही टाइम नहीं है, तेरी लाइफ सिक्योर है, तू सेटल्ड भी है, व्हाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क, क्यों करना है तुझे ये सब कुछ। मेरी जॉब इतनी ज्यादा हाई पेइंग थी कि मुझे याद है मुझे कंपनी को बोनस वापस करना पड़ा था जो उन्होंने मुझे रिटेन करने के लिए दिया था, और घर वाले ये डिस्कस कर रहे थे कि गाड़ी ले लेते हैं अगर तू बोनस वापस नहीं कर रहा तो। मैंने फिर भी वो बोनस वापस कर दिया क्योंकि मैं रुक नहीं पा रहा था और मुझे पता था मुझे इंटरव्यू स्टार्ट करनी है। एंड लिटरली अगर शायद मैं 7-8 महीने और रुक जाता ना, और मैंने देखा मेरे आसपास के जो दोस्त हैं उनके दिमाग में ये बहुत ख्याल आता है कि 7-8 महीने और रुक जाते हैं, मुझे शायद वो बोनस, मैं 8 महीने अगर और रुक जाता वो बोनस मुझे वापस नहीं देना पड़ता। बट मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने अभी ये स्टार्ट नहीं किया ना तो ये दोबारा से जो ये आ गई ये दोबारा नहीं आएगी। और वो मूवमेंट मुझे कैप्चर करना था, वो मूवमेंट पे मुझे एक्ट करना था, जो कि मैंने किया। मेरी लाइफ में 80% से भी ज्यादा लोग इस मूव के अगेंस्ट थे क्योंकि उनको पता था मैं क्या कर रहा हूं, और उनको पता था 1000 में से 999 स्टार्टअप फेल होते हैं, उनको ये भी मालूम था। मैंने फिर भी ये मूव लिया क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं ये कर लूंगा। मेरा पहला साल इंटरव्यू में इतना पेनफुल था, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि मैं एक कंफर्टेबल जॉब से निकल के सडनली एक फाउंडर बन गया था। और पहले साल में मुझे याद है मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा था, और मुझे अपनी इंजीनियरिंग टीम बिल्ड करनी थी, और 15 लोगों को मैंने जॉब ऑफर करी थी। हालांकि मेरे पास पोजीशन 2 ही थी, बट 15 को ऑफर करना पड़ा क्योंकि कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे यार 2 लोगों की कंपनी क्या ज्वाइन करें, क्या करते हैं लोग, हमें कुछ मालूम नहीं है। वहां से मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि फर्क नहीं पड़ता अगर आप फंडेड कंपनी हो या नॉन फंडेड कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो चीजें जॉब जिसको दे रहे हो उसको बता रहे हो वो सब कुछ फ्यूचर में है, आपका विजन, आपका कल्चर, आपकी टीम बिल्डिंग, आपका प्रोडक्ट, और कैसा माहौल होगा कंपनी में और उनकी ग्रोथ क्या होगी। जब ये चीजें आप फ्यूचर में बता रहे हो, आपको इतनी कन्विक्शन से वो बतानी है कि सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट कर सके, वरना वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। और मेरे साथ भी यही हुआ, 15 लोगों ने ऑफर ठुकरा दिया, ज्वाइन नहीं किया। वहां से मेरे को एक लर्निंग मिली कि टीम बिल्डिंग एक्चुअली में ऐसे होती है। एंड शायद वहां से मेरे को एक कैपेबिलिटी जो मैंने फर्स्ट ईयर इंटरव्यू में डेवलप की वो थी कन्विंसिंग स्किल्स। और वहां से लेके अब तक 3 साल हो गए इंटरव्यू को, मुझे ये याद है मैंने उसके बाद जितने भी ऑफर दिए हैं एक भी बंदे ने रिजेक्ट नहीं किया। मैं टियर 1 कंपनी से भी लोगों को लेके आया हूँ। आज की डेट में दुनिया की जानी मानी कंपनी से लोग मैं हायर कर चुका हूँ, उन्होंने ज्वाइन करा है इंटरव्यू को, क्योंकि मैं खुद से आर्टिकुलेट करना सीख सका कि अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने कैसे रखा जा सकता है। इंटरव्यू एक ऐसी कंपनी है जहां दुनिया की दूसरी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, गूगल से आए हुए इंजीनियर्स किसी भी कंपनी के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं और उनको बताते हैं वो कैंडिडेट्स एक्चुअली में उनके लिए फिट है या नहीं। और ये जो इंजीनियर्स हैं इनको इसके पैसे भी मिलते हैं। पैसे मिलने क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं जब डॉयस टेलीकॉम में था मैं 3000 से भी ज्यादा इंटरव्यूज ले चुका हूं, और मुझे लगता था यार इसके पैसे क्यों नहीं मिल रहे, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा काम है, मैं सैटरडे को आ रहा हूं, मैं लेट आवर्स काम कर रहा हूं सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए ताकि टीम बिल्ड हो जाए। खैर टीम तो मेरी ही थी, बट एक्स्ट्रा आवर की तरह लग रहा था क्योंकि फैटीग इतनी ज्यादा थी वो इंटरव्यू लेने में। तो जब इंटरव्यू का जन्म हुआ, इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू लेने के पैसे मिलने लगे, और ये इंटरव्यूअर्स 50,000, 60,000, कई कई इंटरव्यूअर्स 2-2 लाख रुपए भी कमाने लगे इंटरव्यू से। तो ये मॉडल जो है, हमें पहली 10 कंपनीज ऑनबोर्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, एंड मैं इसके बारे में भी शॉर्ट में बात करूंगा बाद में। लेकिन इंटरव्यू इन अ नटशेल एक ऑर्ग को हायर करने का जो टाइम है, जो एवरेज 40 से 45 दिन का होता है, उसको 7 दिन में ले आता है। दूसरा, इंटरव्यू बहुत सारी इंजीनियरिंग और रिक्रूटिंग बैंडविड्थ बचा लेता है ताकि कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर सकें। तो ये है इंटरव्यू। अब हमने पहले साल इसको इस तरह से लॉन्च भी नहीं किया था, विच इज माई सेकेंड लर्निंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले साल इंटरव्यू वॉज जस्ट अ सॉफ्टवेयर जिसपे आप आएंगे और इंटरव्यूज ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जूम यूज किया होगा, गूगल मीट्स यूज किया होगा, एक कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें कोडिंग होती थी। तो हमने ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी बंदे आगे इस पे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनका इंटरव्यू 50% कम टाइम में कंप्लीट हो जाए ताकि हम सारे उनको टूल्स वहीं प्रोवाइड कर दें। ये ऑब्जेक्टिव था। ये मेरी सेकंड लर्निंग है। जब आप एज अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या एज अ फाउंडर आप अपने कस्टमर्स के आसपास होते हैं ना, और वो आप अपने आंख और कान खुले रखते हैं,
वो कस्टमर्स आपको कुछ ऐसा बता जाते हैं जिससे शायद आप अपना पूरा प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, विच कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे 30 से 40 कस्टमर हमारे पास आए और उन्होंने बोला यार हमें ना इंटरव्यूअर्स चाहिए। इंटरव्यूअर्स हमारे पास थे ही नहीं, दिस इज पहला साल इंटरव्यू का। तो जब उन्होंने हमें ये बोला, एक आहा मोमेंट आया और हमने बोला यार एक्चुअली में अगर हम इंटरव्यूअर्स ले आए इस सॉफ्टवेयर के अराउंड, जो उनके बिहाफ पे इंटरव्यू ले ले और हम इसको किसी तरीके से ऑटोमेट कर दें पूरी पाइपलाइन को, ताकि वो रिक्वेस्ट रेस करें जैसे आप उबर को रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? वो रिक्वेस्ट रेस करें इंटरव्यूअर की, इंटरव्यूअर सॉफ्टवेयर पे आगे इंटरव्यू ले और उसके बाद उनको रिपोर्ट वापस मिल जाए। हमने बोला ये बहुत ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट हो सकता है और हमने वही किया। हमने पहला ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद हम करीब 6 महीने में 7 करोड़ का रन रेट टच कर गए। इतनी ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ हुई। ये हो पाया क्योंकि विच इज माई सेकंड लर्निंग एज अ फाउंडर, क्योंकि आप कस्टमर्स के पास थे। मैं आपको अब बताना चाहता हूं इंटरव्यू के दूसरे साल के बारे में। दूसरे साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई, बट स्टार्टअप की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही अप्स एंड डाउन वाली होती है। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और सडनली एक गूगली आएगी जिसको आप खेल नहीं पाओगे और आपको वो गूगली से आउट भी होना पड़ेगा, आउट होके सीखना भी पड़ेगा कि क्यों आउट हुआ, ताकि अगली बार आउट ना हो। ऐसा नहीं होता, फाउंडर्स मिस्टेक नहीं करते। मैंने पता नहीं इंटरव्यू बनाते बनाते 1000 से भी ज्यादा गलतियां करी होंगी, बट आइडिया ये है कि उस मिस्टेक्स को जानो वो हुई क्यों और उसको रिपीट मत करो। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेसिकली इंटरव्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे साल में जब हम करीब 7 करोड़ का रन रेट टच कर चुके थे, हमारा मार्केट में ले ऑफ्स होने लगे और ये सबको मालूम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ्स करे। जब उन्होंने ले ऑफ्स करे तब हमारे काफी ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने हायरिंग स्लो कर दी, जिससे हमारा बिजनेस भी इंपैक्ट हुआ। अब जब वहां बिजनेस इंपैक्ट हुआ, हम 7 करोड़ से सडनली प्लमेट करे और प्लमेट करने के बाद हमने लिटरली रियलाइज किया कि मे बी हमें थोड़े और ट्वीक्स करने पड़ेंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो एक लो मार्केट में भी रेलेवेंट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई मार्केट है, बहुत हायरिंग चल रही है तो ही हमें पैसे मिल रहे हैं। और वहां पे हमने प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जो एक एचआर या रिक्रूटर या इंजीनियर की तब भी मदद करेगा जब मार्केट में हायरिंग नहीं हो रही और उनको वो फीचर्स तब भी चाहिए। और हमने वो फीचर्स को लॉन्च किया। हम अब ये मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं, बट ये जो लर्निंग थी ये 6 से 8 महीने लंबी लर्निंग थी। और वो जो पूरा का पूरा एक साइकिल था, ये साइकिल को मैं कोरिलेट कर पा रहा था मेरा जो 2013 में किया हुआ स्टार्टअप था और जब मैं वहां फेल हुआ था। और मुझे याद है वो 6 महीने का साइकिल मेरे लिए कैसा था। तो ये वही 6 महीने का साइकिल था, बट इस बार ना ये साइकिल बहुत आसान था मेरे लिए मेंटली। और क्योंकि मेरे लिए मेंटली ये साइकिल आसान था, मैं अपनी टीम को ज्यादा मोटिवेट कर पा रहा था। सो एक जो थर्ड लर्निंग मुझे यहां से मिली ना, वो ये है कि आप जब फेलियर्स को बार बार देख लेते हो ना, बार बार, आपको लगता है वो फेलियर्स है ही नहीं, आप उसे लर्न कर रहे हो। एंड इतने इंपॉर्टेंट है फेलियर्स होने लाइफ में कि अगर फेलियर्स नहीं होगे ना, आप सिर्फ सक्सेस 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 देखोगे। आप जब वहां से प्लमेट करोगे ना, आपको वापस उठना नहीं आएगा। और यही मेरी एक सीख थी जब मेरा 2013 में जो स्टार्टअप फेल हुआ था, वहां पे मैं स्पाइरल डाउन हुआ था। और यही सीख मैंने यहाँ अप्लाई करी। मैं यहाँ स्पाइरल डाउन नहीं होता नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था ये कोई लक नहीं है, ये मेरे साथ कोई भगवान कुछ नहीं कर रहा है, ये सब कॉज एंड इफेक्ट है और मुझे इसको एनालिटिकली देखना जरूरी है। और क्योंकि मैं वो देख पाया, मैं अपनी टीम को वो मोटिवेशन दे पाया और वो भी वो देख पाया और हम उससे बाहर आ गए। और अब हम ऐसे मुकाम पे कि हमारा रेवेन्यू उससे भी ज्यादा है और कंपनी की वैल्यूएशन 123 करोड़ पे है। तो ये था इंटरव्यू का दूसरा साल। मैं तीसरे साल की लर्निंग आपको फटाफट बताना चाहता हूं। किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को सक्सीड होने के लिए एक बंदे से नहीं होता काम, इट्स द टीम जो सब कुछ करती है। तो अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है ना, आप एज अ फाउंडर जितने मर्जी बढ़िया हो, यू आर एज गुड एज योर टीम। आप उतने ही अच्छे हैं जितनी आपकी टीम अच्छी है। तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन ऐसे लोग हायर करने हैं जो आपको रिप्लेस कर सके आपके ही काम में, आपसे बेहतर काम करके। और जिस वक्त आप ऐसे 2-3 लोग भी अपने स्टार्टअप में ले आएंगे, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपकी एग्जीक्यूशन में। और दुनिया में आप किसी को भी पकड़ लीजिए जिन्होंने एक बड़ी कंपनी बनाई है, आप इन्वेस्टर्स को पकड़ लीजिए, उनकी थीसिस में ये लिखा हुआ है, टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक स्टार्टअप को बनाने के लिए। तो तीसरा साल वॉज फोकस्ड ऑन इंटरव्यू में, वॉज फोकस्ड ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, जो अभी भी चल रही है। बट इतनी ज्यादा मजेदार चीज है ये कि इसमें इतने अप्स एंड डाउन आते हैं कि आपको खुद को पता लगता है कि आप कहाँ वीक हो, आप कहाँ वीक पड़ गए उस राइट लीडर को लाने के लिए। आप अगली बार एक दूसरे लीडर के आगे आप अपना प्रोडक्ट कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरे तीसरे साल की लर्निंग। वेल, आप अब सोच रहे होंगे यार मैं शार्क टैंक पे और मैं शार्क टैंक की बात नहीं कर रहा।
और अभी तक आपको ये भी पता लग गया होगा कि अमन ने मुझे रॉकेट सिंह क्यों बुलाया था। तो चलते हैं शार्क टैंक की जर्नी पे। बाय द वे, शार्क टैंक पे जाने से 6-8 महीने पहले मैं सोच रहा था शार्क टैंक पे जाके करूंगा क्या। मैं बहुत कैजुअली ले रहा था उसको। कैजुअली लेने के 2-3 रीजंस थे एंड मैं बताता हूं वो रीजंस क्या थे। एंड शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, इसलिए ताकि आप रिलेट कर पाए, लेट मी टेल यू द रीजंस। पहला रीजन था, हम एक B2B प्रोडक्ट है और शार्क टैंक पे ज्यादातर जो प्रोडक्ट आते हैं ना वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है। दोनों में फर्क क्या है, हम बेचते हैं बिजनेसेस को, शार्क टैंक पे ज्यादातर जो प्रोडक्ट आते हैं वो डायरेक्टली एक एंड कस्टमर को बेचते हैं। तो शार्क टैंक देखने वाले लोग एंड कस्टमर हैं, इसलिए उनका रेलेवेंस शार्क टैंक पे जाने का बेटर है। ये मैंने अपने दिमाग में एक एजम्पशन ली और मुझे लगा शार्क टैंक में जाने का कोई फायदा नहीं। सेकेंड थिंग वॉज, मुझे लगा यार शार्क टैंक पे मैं चला भी जाऊंगा ना तो मैं एयर भी हो जाऊंगा। जैसे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एयर हो जाऊंगा, लेकिन मैं एयर भी हो जाऊंगा तो शायद इंटरव्यू को उससे इतना इंपैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग एंटरप्राइजेज ऑनबोर्ड करते हैं और मुझे लगा वो ऑनबोर्ड करने के प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं आने वाला मेरे शार्क टैंक पे जाने से। ये मेरे 2 रीजन थे जिसकी वजह से मैं शार्क टैंक को कैजुअली ले रहा था। मेरे इंटरनली मेरे 2 टीम मेंबर्स ने मुझे बहुत पुश किया शार्क टैंक का फॉर्म भरने के लिए। मुझे याद है रात को 10 बजे उन्होंने बैठ के मुझसे फॉर्म भरवाया। मैंने फॉर्म भर दिया, मैं तब भी कैजुअली ले रहा था। इनफैक्ट ऑडिशन हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, मल्टीपल फॉर्म्स आए, सब फिल करने के बाद मैं जब टैंक के बाहर खड़ा था, उन्होंने बोला आप मुंबई में आओ हमारे साथ शूट करो। मैं टैंक के जब बाहर खड़ा था, शूट स्टार्ट होने से सिर्फ 1 मिनट पहले, मैं तब भी सोच रहा था यार मैं क्यों ही जा रहा हूँ इसके अंदर, बट और मैं इतना कैजुअली ले रहा था शार्क टैंक को। प्रेपरेशन थी, सब कुछ था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी था जो मैं शॉर्टली शेयर करूंगा। लेकिन शार्क टैंक में शूट जब एयर हुआ उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया जो मैंने सोचा ही नहीं था, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर टुडे। तो बेसिकली टैंक में जाने से पहले क्या हुआ वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं शेयर करूंगा शार्क टैंक से मेरी 2 बड़ी लर्निंग्स। टैंक में जाने से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि राहुल, अंदर देयर आर नो कट्स, हम बीच में कोई इंटरप्शन नहीं लेंगे, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होगा, अंदर शूट नहीं चल रहा है, इट्स अ नेचुरल आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो अगर आप मैसअप करते हैं, आप पूरे देश के आगे मैसअप करेंगे, लेकिन अगर आप अंदर जाके फोड़ देते हो तो पूरा इंडिया देखेगा कि आपने फोड़ दिया। ये लाइन सुन के मेरे में जो एनर्जी आई, मुझे बस ये प्रूव करना था अंदर जाके। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे को फंडिंग लेनी है या क्या है, मुझे बस ये प्रूव करना था कि मैं उनको दिखा पाऊं हमने बनाया क्या है। और उसका जो जोश था, उसकी जो एनर्जी थी, वो सारी आपको दिखी मेरी पिच में, और वो ही मैंने अंदर जाके प्रेजेंट किया। मैं सब तो दूर, मतलब आई वॉज ऑन फायर। बाय द वे, शार्क टैंक में जाके हमने 1.5 करोड़ की मांग की थी, लेकिन हमें ऑफर हुआ 5 करोड़, और बहुत ही मजा आया जब हमें वो ऑफर दिया गया। दैट मीन्स हमने पिच में कुछ अच्छा किया था, या फिर हमने अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से आर्टिकुलेट किया था, जो बहुत ही बढ़िया था। उसके ऊपर से विनीता ने बोला कि आई एम वन ऑफ द शार्पेस्ट पिचर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक, जो सुन के बहुत गूजबम्स वाली फीलिंग थी कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज हम तो अपना नेचुरल सेल्फ कर रहे थे वहां पर। एंड और अमन ने मुझे सबके आगे रॉकेट सिंह बुलाया, एंड अनुपम ने ऑल्सो बोला कि यार तू सॉलिड सेल्स बंदा है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ उसके बीच में, और फाइनली मैंने करीब 1.5 करोड़ की फंडिंग अमन से उठाई 2% इक्विटी पे। हालांकि 5 करोड़ का ऑफर भी हुआ था, जो मुझे बताया गया है कि वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफर्स था शार्क टैंक की हिस्ट्री में, शार्क टैंक इंडिया की हिस्ट्री में। उसके कुछ रीजंस हैं जो कि बिजनेस सेंट्रिक है, जो कि मैं बताना चाहता हूं। एक स्टार्टअप की जर्नी में जब आप ग्रो कर रहे हो, आपको कस्टमर्स के साथ रह के, आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखने के बाद आपको ये पता लग जाता है आपको आगे जाके कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, और उसके लिए आपको किस तरह के इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी या किस तरह के कस्टमर्स को एक्वायर करना पड़ेगा। हमें ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि हमें ये क्लैरिटी थी, हमें एक्चुअली में फ्यूचर में जाके 5 करोड़ की जरूरत नहीं है, उससे कई ज्यादा रुपए की जरूरत है ताकि इंटरव्यू ग्लोबली एक्सपैंड कर सके, और इसलिए हम स्किन इन द गेम अपने पास रखना चाहते थे। दिस वॉज द प्राइमरी रीजन टू गो फॉर अमन्स ऑफर। अब बात करते हैं शार्क टैंक के बाद क्या हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो मैं सोच रहा था कि यार हम B2B प्रोडक्ट हैं तो जाने का फायदा क्या है शार्क टैंक में, D2C ही शाइन करते हैं, ऐसा सच नहीं है। हमारा ट्रैफिक जो है करीब 10x बढ़ गया। शार्क टैंक जिस वक्त एयर हुआ उससे इवन अभी 2-2.5 हफ्ते बाद तक आगे भी होता रहेगा। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से जितने लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं या उसके बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट जितनी इंक्वायरीज हमें 4 महीने में आती है वो हमें 1.5 हफ्ते से भी कम पीरियड में आ गई। तीसरा, हम जो ऑलरेडी डेमोस करने जाते हैं, जैसे मैं बहुत बड़ी कंपनी को डेमो देने जा रहा हूं ताकि वो मेरा कस्टमर बन जाए। मैं जब वो कंपनीज को डेमो करने गया, बहुत वियर्ड इंसिडेंट है, मेरे लिए बहुत वियर्ड था।
मैं जब डेमो करने गया कॉन्फ्रेंस रूम में सब प्रोफेशनल्स बैठे थे, उन्होंने पहले मेरे साथ फोटो खिंचाई, उसके बाद डेमो हुआ, जिसको आप सेल्स की भाषा में एक रैपो बिल्डिंग बोलते हैं। वो रैपो बिल्डिंग पहले ही होगी मेरे वहां पहुंचने से पहले, कि कोई ऐसा आ रहा है जो शार्क टैंक पे टीवी पे आया था और उसको हमने देखा है उसका प्रोडक्ट कैसा है, तो वो रैपो बिल्डिंग हो गई, तो हमारे लिए वो डील्स क्लोज करना थोड़ा सा आसान होने लगा। तीसरा, लोग आपको आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने लगे। इंटरव्यू को बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट मैं अभी कहीं डिनर करने जा रहा हूँ या स्टारबक्स पे बैठ के वीकेंड पे काम कर रहा हूँ या फिर एयरपोर्ट में हूँ, बहुत लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओ आप इंटरव्यू के फाउंडर हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमने आपके प्रोडक्ट पे साइन अप करा है, आप हमें प्लीज आगे लेकर जाइए। ये इतनी ज्यादा विजिबिलिटी मुझे नहीं लगा था कभी शार्क टैंक हमें दे पाएगा। यार मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हूं जो अपनी 1 to 10 जर्नी कर रहा है। 1 to 10 मतलब 1 मिलियन से 10 मिलियन वाली जर्नी रेवेन्यू में। तो स्टार्टअप्स में ना 3 टाइप की जर्नी होती है, 0 to 1 जहां पे आप स्टार्ट करते हैं और 1 मिलियन के रेवेन्यू तक पहुंचते हैं, फिर 1 to 10 और 10 to 100 एंड बियॉन्ड, राइट। तो मैं 1 to 10 जर्नी में हूं। तो इस जर्नी तक मैंने जो कुछ सीखा है ना, मैं 3 बुलेट पॉइंट्स में बताना चाहूंगा एंटरप्रेन्योर्स को। जो 0 to 1 जर्नी में है ना, यार प्लीज स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद इफ्स एंड बट्स जो आएंगे ना, वो आपकी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा पता होंगे, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट आपके पास सबसे ज्यादा उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो। दूसरा, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप कस्टमर्स के पास रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे फाउंडर देखे हैं जो 0 to 1 जर्नी में ना कस्टमर से दूर हो जाते हैं और उनको लगता है अब हमने राइट टीम मेंबर हायर कर लिया है और वही कस्टमर से बात करेगा, वही प्रोडक्ट को आगे ले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। एज अ फाउंडर अगर आप कस्टमर के साथ एसोसिएटेड नहीं हो ना, इट्स लाइक आप अपने बिजनेस की रग नहीं पहचानते, और वो पहचाननी बहुत जरूरी है। तो आप 0 to 1, हालांकि 0 to 1 नहीं, सिर्फ 1 to 10 में भी कस्टमर के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 to 10 जीने के बाद भी जो बड़े बड़े लोगों ने 10 to 100 भी कर लिया है, वो ये बोलते हैं जब आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना, उन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर के पास होना बहुत जरूरी है। कस्टमर के पास रहो। दूसरी लर्निंग। तीसरी लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग है, टीम बिल्डिंग। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अकेले कर रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा यार एक टाइम पे आके आपकी ग्रोथ प्लेटू हो गई है, क्योंकि देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू अलोन। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज, आपका माइंड भी लिमिटेड चीजें कर सकता है। तो टीम बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। ये तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है मेरे लिए, टीम बिल्डिंग, जो कि एक मैं मैसेज देना चाहूंगा। सो समराइज कर रहा हूं, स्टार्ट नाउ। कुछ भी हो आज स्टार्ट करो, कल पे डालोगे ना मूड चेंज हो जाएगा रात के बाद। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कस्टमर के पास रहो एंड टीम बिल्डिंग पे फोकस करो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।